जून 2017 आज अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग, नवंबर भी करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश है दोनों पेपर आज करवा दूँ। जून 2017 अटेम्प्ट करने की कर रहे हैं। सबसे पहला वाला पेपर हमारा सेक्शन बी करवाऊंगा मैं खाली। सेक्शन ए मैंने आपसे कहा था कि आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, असल उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, एक आधी वाली कुछ नाम एक आधी खुद कर लो, बहुत। सेक्शन ए इतना तंग आपको नहीं करेगा, असल तंग आपको सेक्शन बी करेगा, ठीक है। तो सेक्शन बी जो है अपने पास खोल ले। क्या है जी? पहला एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको आदत बनाई थी कि पहले आपने हमेशा पार्ट बी पढ़ना है, फिर पार्ट ए के ऊपर आना है, ठीक है। जो चीज़ आपने पार्ट ए में लिखी है पार्ट बी में रिपीट नहीं होगी, तो पहले पार्ट बी पढ़ लो, देख लो क्या चीज़ आपको बचा के रखनी है पार्ट ए से। डिस्कस टू मेथड्स of increasing the provision of merit good in a mixed economy, consider which is more likely to be effective policies to solve market failure। merit good की बात कर रहा है, ठीक है। ये रहा एक्सप्लेन। अच्छा, आपके पास नोटबुक पेंसिल वगैरह होनी चाहिए, पेन वगैरह होना चाहिए, ताकि आप लोग जो है वो मेरी बातों को नोट करते रहें। Explain the role of factor enterprise in allocating resources in a market economy when there is an increase in demand for a good। Use a diagram to support your answer। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी इस तरह का सवाल आता है कि यार डिमांड बढ़ गई है या कुछ हो गया है, आपने हमेशा रैशनिंग बनाना है, आपने सिग्नलिंग नहीं बनाना, आपने हमेशा रैशनिंग बनाना है, सही है। तब इसका आंसर स्टार्ट कैसे होगा भाई? आप लोग एंटरप्राइज बताएंगे कौन होता है? risk taking ability of a person who combines other three factors of production, land, labor and capital in order to produce goods and services and sell it for a profit, ठीक है। पेमेंट जो होती है एंटरप्राइज की वो प्रॉफिट होती है। फिर आप मार्केट इकोनॉमी के बारे में थोड़ी सी बताएंगे, क्या बातें होती है, इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड बोला हुआ है, कोई भी एग्जांपल दे देना कि फॉर एग्जांपल मेरी इनकम बढ़ गई है, फिर आपने रैशनिंग वाला केस बताना है, डिमांड इंक्रीज करके आपको 8 में से 8 हलवाएं, कुछ भी नहीं। अच्छा अब बात सुनो, कई बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम पूरी बना दी, सही है, अब यहाँ पे लेबल नहीं करते। लेबल नहीं करोगे मार्क्स नहीं देगा वो, ये बात समझ लो, समझे बात को। Discuss two methods of increasing the provision of merit good in a mixed economy, consider which is more likely to be effective। कोई से भी दो मेथड आपने बताने। सबसे पहले तो आप मेरिट गुड बताएंगे क्या होता है, अंडर एलोकेटेड, अंडर प्रोड्यूस्ड, अंडर कंज्यूम, ठीक है, ये बातें आप लोग बताएंगे मेरिट गुड के बारे में। फिर दो पॉलिसीज, मैं आपकी जगह होता तो मैं सब्सिडी और एडवर्टाइजिंग बताता विद डायग्राम, ठीक है, विद डायग्राम। यहाँ पर टोटल 3 डायग्राम्स आ रही होती पार्ट बी में 3 डायग्राम्स आ रही होती, एक मेरिट गुड की अपनी, एक सब्सिडी की डायग्राम आ रही होती, सर और इसमें हम कंक्लूजन में नेक्स्ट थ्योरी इंक्लूड कर सकते हैं क्या? जी क्या हम एडवर्टाइजमेंट वाली इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी 3 डायग्राम्स कौन कौन सी आ गई, एक मेरिट गुड की आ गई, एक सब्सिडी की आ गई, और एक आ गई एडवर्टाइजिंग की, जिसके अंदर आपकी डिमांड बढ़ रही होती है, ठीक है। इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, कंक्लूजन में आपने, मैं आपकी जगह होऊंगा तो हमेशा एडवर्टाइजिंग की सपोर्ट करूंगा, हमेशा हमेशा, AS हो A2 हो O लेवल्स हो, मैं हमेशा एडवर्टाइजिंग की सपोर्ट करूंगा। आप लोग चाहो तो स्टेट प्रोविजन भी लिख सकते हो, लेकिन स्टेट प्रोविजन एक बेकार घटिया पॉइंट है, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग स्टेट प्रोविजन लिख के अपना जो है वो टाइम वेस्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन 3 पे आए। Discuss which measure of different types of elasticity of demand is most useful for a business when setting the price for its product। बहुत ही बेवकूफ वाला घटिया सवाल है। सीधी सीधी सी बात में उसने क्या पूछा भाई, यूजफुलनेस ऑफ PED फॉर अ प्रोड्यूसर, क्या लिखा हुआ है, बिजनेस बोला हुआ है ना इसने, सेटिंग द प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट, यूजफुलनेस ऑफ PED फॉर अ प्रोड्यूसर, ठीक है। आते हैं इसके ऊपर, पार्ट ए पे आ जाओ पहले। एक्सप्लेन हाउ इकोनॉमिस्ट यूज द कांसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। बेटा सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ पे आते हैं? XCD के अंदर आते हैं। XCD को पहले आपने डिफाइन किया, आपने उसका फॉर्मूला बताया, आपने बोला अबव फॉर्मूला कैन रिजल्ट इन टू डिफरेंट वैल्यूज व्हिच कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव है तो अपने पास सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट की आपने डायग्राम बनाई, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री आपने यहाँ पे बताया, आपने कॉम्प्लीमेंट्री की डायग्राम बनाई और आपने इसको जो है एक्सप्लेन कर दिया। आपके 8 में से 8 इजी है।
ये मेरी अटेम्प्ट का सवाल है 2017 का, इजी, सही। डिस्कस which measure of different type of elasticity of demand is most useful for business when setting the price for its product। बेटा जब वो इस तरह लिखता है ना कि different types of elasticity, तो आपने कोई सी भी दो बतानी है, कोई सी भी दो, सही। आप एक्सीडी भी बता सकते हो, आप वाईडी भी बता सकते हो, आप पीडी भी बता सकते हो, लेकिन कोई सी भी दो बतानी है तीनों में से, जो मर्जी है बता। मैं आपकी जगह होता तो मैं कौन कौन सी बताता, मैं बताता वाईडी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और पीईडी। क्यों? क्योंकि एक्सीडी तो यार मैं ऊपर लिख चुका हूँ ना, एक्सीडी में लिख चुका हूँ ना ऊपर। तो अगर मेरे पास कंटेंट नहीं है, मेरे पास वैसे तो कंटेंट है, मैंने आपको बताया, मैं क्लोज और वीक सब्स्टिट्यूट बताया, मैं कॉम्प्लीमेंट्री किस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग करते सब बताया, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा वाईडी प्लस पीईडी, ये दो बता दो पार्ट बी के अंदर। डिफाइन मत करने बैठ जाता है पीईडी क्या होती है, वाईडी क्या होती है, नॉलेज नहीं मांग रहा वो आपसे, डायरेक्ट आंसर मांगता है। आप बोलना कि यार मेन एम ऑफ द प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, एंड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट he can do two things that can be either increasing his total revenue or decreasing his total cost। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन आ गया। अब आप बच्चे बोल रहे हैं सवाल स्टार्ट कैसे करें, इंट्रोडक्शन आ गया, पर ठीक है। यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर प्रोड्यूसर, चार डायग्राम्स उसकी आ जाएंगी, इलास्टिक उसका रेवेन्यू, इनइलास्टिक उसका रेवेन्यू, चार डायग्राम्स आ गई। यूजफुलनेस ऑफ वाईडी फॉर प्रोड्यूसर, ग्रोथ बूम रिसेशन वाली, जिसके अंदर आप कार शोरूम ओनर की एग्जांपल देंगे, न्यू कार सेकंड हैंड कार्स वाली, ठीक है। कंक्लूजन में आप किसका साइड देंगे हमेशा, कंक्लूजन में आप साइड लेंगे हमेशा पीईडी की, यार पीईडी बेस्ट है, वाईडी क्यों बेस्ट नहीं है, उसके नुकसान आप उसको बता दें, सही। और मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, मुझे याद है, इधर आओ। Discuss whether supply side policy is more likely to be successful than fiscal policy when an economy is faced with inflation। पार्ट बी, पार्ट ए पे है, यानी कि पार्ट बी में उसने बोला इन्फ्लेशन आ रही है, बताओ इन दोनों में से कौन सी पॉलिसी अच्छी है, बेसिक सा सवाल। Explain the difference between fiscal policy and monetary policy, show how each can be used to increase aggregate demand। यानी कि बेटा ये एक्सपेंशनरी पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें। बेसिक सा सवाल है, कुछ भी। आपने फिस्कल पॉलिसी का इंट्रो दिया, आप बोलेंगे कि भाई दो टूल्स होते हैं हमारे पास, टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस को कम करो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दो, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, वो पूरी चेन आपकी फॉलो हो जाएगी। मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बता देना। तो एक डायग्राम आपकी आ गई ये वाली, कि जिसके अंदर आप अपने एडी को ऐसे बढ़ा के दिखाओगे, एडी से तो एडी से एडी1 चले जाएगा, यू ऊपर की तरफ, सही है, ई से ई1 आ जाएगा। एक डायग्राम आपकी ये आ गई। दूसरी जिसके अंदर आप मनी सप्लाई को ऐसे बढ़ा के दिखाएंगे, तो इंटरेस्ट रेट आपका कम होता है, आर से आर बन जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इसके साथ आपने इन्वेस्टमेंट भी लिंक करना है, हाँ, कि पहले इन्वेस्टमेंट मेरी ये आ रही थी, अब इन्वेस्टमेंट मेरी ये आ रही है, तो ये आपने इस तरीके से लिंक करना है। अगर नहीं समझ आ रहा तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप लोग रिवाइज करके नहीं बैठे हो, सिलेबस खत्म हो चुका है हमारा। अब आपकी जिम्मेदारी है किस तरीके से कोर्स को रिवाइज करना है, किस तरीके से आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। क्रैश ग्रुप के बच्चा आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग कोई वो स्टूडेंट नहीं हो कि मैं आपको पूरा साल लेके चलूं, आप लोग सारे क्रैश वाले हो। अब इधर आओ, इसके अंदर आपकी एक डायग्राम आ जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी की, टोटल दो डायग्राम्स, और एक्सपेंशनरी आपने बना दिया। बेसिक पार्ट बी पे है, इन्फ्लेशन आ रहा है यानी कि एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ रही है, प्राइस लेवल बढ़ रही है। बोला कि भाई दो पॉलिसीज बता दें, फिस्कल पॉलिसी और सप्लाई साइड पॉलिसी, जिससे मैं इन्फ्लेशन को सॉल्व कर सकता हूं। तो फिस्कल पॉलिसी बेटा आपके पास आ जाएगी कॉन्ट्रैक्शनरी। अब ये सवाल नहीं पूछना कि सर ऊपर भी फिस्कल पूछा हुआ है, रिपीट तो नहीं होगा। भाई ऊपर एक्सपेंशनरी पूछा हुआ था, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की बात हो रही थी, नीचे कॉन्ट्रैक्शनरी पूछा हुआ। उसके अंदर आपने टैक्सेस कम किए थे, इसके अंदर आप टैक्सेस बढ़ा देंगे। उसके अंदर आपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई थी, इसके अंदर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देंगे, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड कम होने वाली एक डायग्राम आपके पास बन गई। सप्लाई साइड पॉलिसीज की दो डायग्राम बनेगी, एक शॉर्ट रन वाली और एक आपकी बनेगी लॉन्ग रन वाली, जिसके अंदर आप LRAS को शिफ्ट करके दिखाएंगे, LRAS इंक्रीज करके दिखाएंगे, पोटेंशियल इंक्रीज करके दिखाएंगे। भाई मेरे हिसाब से द बेस्ट पॉलिसी इज सप्लाई साइड पॉलिसी, बिकॉज देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और फिस्कल पॉलिसी के अंदर हमारे पास क्या है कि अगर मैं एग्रीगेट डिमांड कम करने की करूंगा तो मेरे पास डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर आएगा
जबकि सप्लाई साइड में मेरी इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है, साथ ही साथ मेरे पास प्राइस लेवल भी कम हो रहा है। कोई मसले वाली बात? नो सर। बताएं, आगे बढ़ो। जी सर बढ़िया। अच्छा, आगे हैं। ये है नवंबर 2017 हमारा वेरिएंट, हम लोग अपना वेरिएंट करेंगे। हाँ, ये रहा। चले जी, आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का बी से स्टार्ट करते हैं। Discuss whether an understanding of price elasticity of demand is of more benefit to a producer of agricultural goods than an understanding of income elasticity of demand. कुछ भी नहीं है, इसने बस ये एग्रीकल्चरल गुड लिख के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। सीधी सीधी उसने बात पूछी, यूजफुलनेस ऑफ पीईडी एंड वाईडी फॉर प्रोड्यूसर। ठीक है, पार्ट ए पे आए। Explain how economists use the concept of income elasticity of demand to distinguish between different types of good. YD को आपने डिफाइन किया, YD का आपने फॉर्मूला लिखा, आपने वैल्यूज लिखी, आपने नॉर्मल के बारे में बताया, आपने जो है वो इंफीरियर के बारे में बताया, आपने इसकी डायग्राम बनाई, आपने इसकी डायग्राम बनाई, आपने एक्सप्लेन किया। 8 में से 8 इजी, कुछ भी नहीं है भाई। डरा मत करो पेपर से। आप लोग डर जाते हो यार, सर समझ नहीं आ रहा, आप लोग के हाथ पांव फूल जाते हैं। डरो मत, आपके सामने कितने आसान क्वेश्चन है यार। 3 सवाल है ना, अगर 2 फाड़ू में तो एक ना एक इजी मिलेगा, एक ना एक इजी मिलेगा आप लोगों को। पार्ट बी पे आए। यूजफुलनेस ऑफ पीडी एंड वाईडी फॉर एन एग्रीकल्चरल गुड प्रोड्यूसर। ठीक है, वही वाली बात है। स्टार्ट करेंगे टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट व्हिच कैन आइदर बी डन बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट और इंक्रीजिंग टोटल रेवेन्यू। फिर आप टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला बताएंगे। आप लोग पीईडी को लिंक करेंगे, इलास्टिक उसकी डायग्राम रेवेन्यू वाली, इन इलास्टिक उसकी डायग्राम। 4 डायग्राम्स आपकी यहाँ पर आ गई, समझे बात को। वाईडी के लिए आप ग्रोथ बूम रिसेशन को लिंक करोगे। आप एग्रीकल्चरल, अब देखो आपने कार शोरूम के साथ लिंक नहीं करना, अब थोड़ी सी अक्ल भी लगाओ। आपने कार शोरूम के साथ इसको लिंक नहीं करना, आपने एग्रीकल्चरल गुड्स के साथ इसको लिंक करना। आप एग्रीकल्चरल गुड्स का किस तरह लिंक करेंगे भाई? आप बोलेंगे कि यार अगर मेरा एक प्रोड्यूसर है जो कि हाई क्वालिटी मीट बेचता है, अच्छी क्वालिटी का मीट बेचता है, तो वो जाहिर सी बात है बूम के टाइम पे ज्यादा बिकेगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल गुड है। देखो गोश्त भी डिफरेंट, यहाँ पाकिस्तान में नहीं, लेकिन गोश्त जो पूरी दुनिया में है डिफरेंट कैटेगरीज का आता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड का। आप बोलेंगे ए ग्रेड वाला ज्यादा बिकेगा। इंफीरियर, जब हमारे पास रिसेशन आ रहा होगा, लोग गोश्त, मुर्गी, मछली से हटके कहाँ पे आ जाएंगे? लेंटल्स, दालों, ग्रेन्स की तरफ। सही है, तो वो लोग जो है उसकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मैं उस तरफ उन चीजों को बना सकता हूँ। सही। एंड में कंक्लूजन आपने वही देना है कि भाई पीईडी इज बेटर देन वाई। सेट है, क्लियर है जी? पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3 पे है। Discuss the way in which resources are allocated. Discuss the way in which resources are allocated in a planned economy and free market economy. Consider which type of economic system is likely to have more beneficial outcome. सही, पार्ट बी था। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पूछा। Show the difference between movement along and shift in production possibility curve. Explain what might cause each to occur. Use diagram to support your answer. ठीक है जी, अब आपने क्या करना है? आपने 2 चीजें बतानी है। एक तो आपने बतानी है ये मूवमेंट, मैं पॉइंट ए पे था, मैं पॉइंट बी पे आ गया हूँ, यानी कि आपने इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट इसको देना है। सही है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला आपने इसको कॉन्सेप्ट देना। एक डायग्राम ये आ गई, दूसरी डायग्राम आ गई शिफ्ट वाली। अब आपकी मर्जी है, आप लोग आगे की तरफ शिफ्ट करके दिखा दो या आप लोग पीछे की तरफ शिफ्ट करके दिखा दो, आपकी मर्जी है।
टेक्नोलॉजी वगैरह के हिसाब से, शॉर्ट रन लॉन्ग रन के हिसाब से आपने पीपीसी को शिफ्ट करके दिखाना है, उसको एक्सप्लेन करना है, बेसिक सा सवाल। पार्ट बी पे आए, डिस्कस द वे इन व्हिच रिसोर्सेज एलोकेटेड इन द प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom it to be produced, ये वाले क्वेश्चंस किस तरह आंसर होते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी में क्या हो रहा होता है, फ्री मार्केट में क्या हो रहा होता है, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, प्लान्ड के एडवांटेज, प्लान्ड के डिसएडवांटेज। भाई मेरे हिसाब से बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं, अमीर की भी नीड पूरी होती है, गरीब की भी नीड पूरी होती है, अमीर की वांट पूरी होती है, गरीब की नीड पूरी हो रही होती है, ठीक है, हर बंदे के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, हर बंदे के लिए चीजें अवेलेबल होती हैं। सही है भाई, क्लियर है यहाँ तक कहानी। और पे आओ। Part B, discuss the ways in which expenditure reducing policy and switching policy attempt to remove current account deficit, assess which approach is preferable। ये लास्ट, ये गुलशन वाले जो बच्चे हैं, गुलशन वाले जो बच्चे बैठे हुए, इनको मैंने लास्ट चैप्टर यही कराया है, बैलेंस अपना सेकंड लास्ट चैप्टर, सॉरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला, उसके अंदर ये चीजें। Describe the four components of the current account of balance of payment. Explain what might cause deficit in this account. आपने बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पहले बताया, आपने तीनों कंपोनेंट्स बताए, क्या बोलते हैं कि भाई अपने पास तीन कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। एक्सप्लेन, उसने क्या बोला, क्या एक्सप्लेन करना है आपने, करंट अकाउंट। आपने करंट अकाउंट के चार कंपोनेंट एक्सप्लेन किए, नेट इनकम, नेट ट्रांसफर, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज। आपने बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बताया, आपने बोला कि भाई इन चारों में से कोई भी बैलेंस ऑफ क्या बोलते हैं, कोई भी करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट कर सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी पावर क्या है। नॉर्मली बैलेंस ऑफ ट्रेड कर रहा होता है, लेकिन नेट इनकम, नेट ट्रांसफर के थ्रू भी हमारे पास ये डेफिसिट जा सकता है, डिपेंड करता है कि उसमें कितनी रकम हमारे पास पड़ी है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। डिस्कस द वेज इन विच एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग एंड स्विचिंग पॉलिसी। बेटा रिड्यूसिंग पॉलिसी में मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने इस बंदे की टांग ही काट दी, और स्विचिंग पॉलिसी के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने इस बंदे के लिए इंपोर्ट्स का रास्ता बंद कर दिया, अब उसको डोमेस्टिक पे जाना पड़ेगा, यही वाली कहानी बताई थी। आपने स्विचिंग पॉलिसी के बारे में बताया, आपने रिड्यूसिंग पॉलिसी के बारे में बताया। पागल मत बनना, ये चीज मत बना देना एग्जाम के अंदर भाई, काइंडली जरा दिमाग इस्तेमाल करना। ये डायग्राम नहीं है सिर्फ समझाने के, आपने डायग्राम वो बनानी है जो केस स्पेसिफिक है। जैसे हमारे पास रिड्यूसिंग के अंदर एग्रीगेट डिमांड कम हो रही होती है ना, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड हमारे पास से पीछे आ रही होती है, ये डायग्राम बनेगी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इनकी डायग्राम्स बनेगी, समझे। क्या लिखा हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट को सॉल्व करना है, कहीं भी इसने ये बात लिखी कि मुझे इन्फ्लेशन सॉल्व करना है, नो। मैं आपकी जगह होता, मैं लिखता कि स्विचिंग पॉलिसी इज बेटर देन रिड्यूसिंग पॉलिसी इन ऑर्डर टू रिमूव द करंट अकाउंट डेफिसिट, बिकॉज स्विचिंग पॉलिसी से हम लोग डोमेस्टिक पे आते हैं, उससे हमारे पास मल्टीप्लायर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, सही है। हाउएवर अगर मैं रिड्यूसिंग पॉलिसी पे जाता तो रिड्यूसिंग पॉलिसी से मेरे पास कॉन्ट्रैक्शनरी प्रेशर आता है, रिड्यूसिंग प्रेशर आता है, एग्रीगेट डिमांड कम होती है, लोगों की पैसे ताकत कम होती है, पैसा नहीं होता लोगों के पास, इनकम गिरना शुरू हो जाती है। तो मैं आपकी जगह होता तो भाई मैं स्विचिंग पॉलिसी की साइड लेता। हाँ अगर उसने ये लिखा हुआ होता, ये लिखा हुआ होता टू रिमूव करंट अकाउंट डेफिसिट एंड एन इकोनॉमी फेसिंग इन्फ्लेशन, तब मैं डैम्पनिंग की साइड लेता, यानी कि रिड्यूसिंग की साइड लेता। एक ही नाम है, दो नाम है एक ही चीज का। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं टांगे काट रहा हूँ ना अपने बंदे की, जब मैं अपने बंदे की टांगे काट रहा हूँ यानी कि मैं उसकी इनकम खत्म कर रहा हूँ, समझे बात को, कोई मसले वाली बात है। हाँ जी, मैं एक केस स्टडी करवा रहा हूँ, मैं वापस नहीं करवाऊंगा, एक आधी मैंने और भी पहले करवाई हुई है, वो रिकॉर्डिंग्स अपलोड हुई हुई, ठीक है। ये केस स्टडी करने का मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको ये वाली करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का जो मसला है, वो जो इश्यूज है वो क्लियर हो। आ जाए, ये है नवंबर 2017 पेपर 22, अपनी उसकी केस स्टडी है, ठीक है, आए जरा।
देखो आपके सामने क्या दिया हुआ है, जापान का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई दिया हुआ है आप लोगों को 2013। नमाज का टाइम हो रहा है, तूने आज से पहले तरावी पढ़ी है? नमाज का टाइम हो रहा है, जाओ जिनको नमाज के लिए जाना है बेटा चले जाओ, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। अच्छा आ जाओ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको दिया हुआ है हर साल का, हर साल का भी क्या 6-6 महीने के हिसाब से दिया हुआ है आपको। बेस ईयर मैंने पहले भी बताया हुआ है, बेस ईयर आपका 100 होता है, बेस ईयर आपका 100 होता है, और जो है वो आपने इन्फ्लेशन देखनी है। देखो पहले साल आपका 0.2% से इन्फ्लेशन रेट गिरा है, प्राइस कम हुई है, 1% से इन्फ्लेशन आया, 3.4% से, अब ये जो है ना 3.4% सेम रहा, ये बढ़ा ये बढ़ा। इसके अंदर आप परसेंटेज चेंज निकालते, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से आप परसेंटेज चेंज निकालेंगे। सही, अब इधर है जापान सीपीआई कैटेगरीज ऑफ स्पेंडिंग, ये हमारे पास बास्केट ऑफ गुड्स आ गई, सही है। ये हमारे वेट आ गए, वेट क्या होते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ईच गुड। और ये हमारे पास क्या आ गया, ईयर ऑन ईयर परसेंटेज प्राइस चेंज, के प्राइस कितने परसेंट से बढ़ी है कितने परसेंट से गिरी है, सही है। ये हमारे पास गेम आ पड़े जी। जापान इकोनॉमी श्रंक बाय 0.4% द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2015, देख लेते हैं भाई, सेकंड क्वार्टर ऑफ 2015 गिर गई इकोनॉमी, और सीपीआई अपना गिरा है। In the second quarter of 2015, this was as a result of weak domestic consumption and slow exports. Should the economy continue to contract for another quarter and inflation expectations start to fall, expansionary monetary policy is likely to be introduced. यानी कि ये मनी सप्लाई बढ़ाने का गेम करने वाले हैं। आगे क्या बोलता है, private consumption which accounts for about 60% of Japan's national income, private consumption यानी कि C, सही है। 60% से 60% नेशनल इनकम हमारी सिर्फ कंजम्पशन से आती है जापान। fell 0.8%, partly because of weak overall wage growth and partly because of bad weather. Household spending has struggled to recover following a sales tax rise last year, which was part of government's aim to push up prices to achieve its 2% inflation target. Despite wage rises at some big firms and labor shortages, it has been a struggle to convince people to spend much more money on consumer goods after the last year sales tax rise. बोलता है कि सेल्स टैक्स अपने पास बढ़ा तो कंज्यूमर लोग जो है ना स्पेंडिंग उन्होंने करना छोड़ दिया। अच्छा भाई, increasing consumption is proving even more difficult given falling oil prices. Export dropped to 4.4% in the same quarter. The sharp plunge of partly due to disappointing demand for Japanese products, especially in the US and China, the slowdown in China, a major market of Japanese exporters, has further raised concerns. बोला exports गिर गई हैं, चाइना ने माल लेना छोड़ दिया। It is now 2 years since Japan's Prime Minister Shinzo Abe introduced his policy, sometimes called Abenomics. This aims to revive the economy, boosting growth and conquering years of deflation. The program called for more government spending, large increase in the money supply, and reforms to a highly regulated economy. But the pace of reform has been slow. Central bank stating it will not yet meet its 2% inflation target, a key part of economics, although the bank insists that healthy price rises are around the corner. अब क्या बोलता है, use table 1 to identify 2 periods when consumer price index in Japan fall. अब आए जरा, हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कब गिरना शुरू हुआ भाई, टेबल कौन सा, यूज टेबल 1, आए जी देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास 2010 का गिवन है। हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कब कब फॉल हुआ है भाई, एक तो हमारा यहाँ पे फॉल हुआ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखिए 100 से कम आ गया, हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 100 से कम आ गया। पहला आपने ये ईयर लिखा 2013, जून 2013। दूसरा कहाँ पे कम हो रहा है, दूसरा यहाँ पे कम हो रहा है, देखें इसके मुकाबले में कम हो रहा है, सही है। तो दूसरा आपने ये ईयर लिखा, आपको 2 में से 2 मार्क्स सूखे सूखे मिल गए, सही है, बैठे बैठे मिल गए। ऐसे मार्क्स मिलते हैं आपको केस स्टडी में। आगे क्या बोलता है, explain how table 2 could be used to support the view that falling oil prices have contributed to downward pressure on consumer prices। ठीक है, बोलता है कि यार हमारे पास जो टेबल 2 है, टेबल 2 जो हमारे पास है ये रहा, ये वाला, बोलता है कि इसके अंदर जो हमारे पास फॉलिंग ऑयल प्राइसेस हैं
उसने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है कि हमारी कंज्यूमर प्राइसेस कम हो गई। अब एक चीज को अगर आप लोग देखो, हमारे पास ये है ना, ये रहा फ्यूल, लाइट, वाटर चेंज। हाँ, अब खुद आप देखो ना, ये नेगेटिव जा रहा है, प्राइस लेवल कम हो गई ना इसके अंदर हमारे पास। यहाँ पे उसने खुद आपको लिख के दे दिया। सही है जी। ये दो कैटेगरीज, एक तो ये कैटेगरी आ गई, और दूसरी कैटेगरी आप लोग देख लें हमारे पास कौन सी आ जाती है। दूसरी जो है हमारे पास ये रही, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी तो फ्यूल लगता है। तो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ये वाला दो, इन दोनों के अंदर नेगेटिव जा रहा है, बस ये बताना है। 2 मार्क यहाँ पे मिले। सही है, 2 मार्क का सवाल। With reference to the year-on-year price changes shown in table 2, explain which category of spending had the highest impact on the real income of the average household in Japan in 2015। आए जरा, पहले तो बेटा आपने रियल इनकम की डेफिनेशन देनी कि रियल इनकम होता क्या है। सही है, आपने रियल इनकम के बारे में बताना है कि रियल इनकम होता क्या है। फिर आप बताएंगे कि यार इसके अंदर से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे पास क्या बोलते हैं, जिसने रियल इनकम के ऊपर ज्यादा अफेक्ट किया, बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। अब आप देखिए सबसे ज्यादा प्राइस किसकी बढ़ रही है, फूड की। सबसे ज्यादा प्राइस चेंज किसके अंदर आया, पॉजिटिव है ना, 2.4%। फूड महंगा हो रहा है, कंजम्पशन में हमारे पास सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा होगा। सही है। दूसरा मसला क्या है कि फूड की वेट भी सबसे ज्यादा है, इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। अपने को ना नेसेसिटी है ना चाहते हुए भी लेना पड़ेगा, तो उसकी वजह से हमारे पास हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, हमारी रियल इनकम जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है। फिर उसके बाद आप फ्यूल और लाइट की बात कर सकते हैं कि फ्यूल और लाइट हमारे पास प्रोडक्शन के अंदर काम आता है उसका, लेकिन वेट बहुत कम है। मैं मानता हूँ कि उसकी प्राइस गिरी है, लेकिन उसका वेट बहुत कम है, तो एज सच कोई उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सही है। आप हाउसिंग की बात करो कि हाउसिंग का वेट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन 0.1% से प्राइस लेवल कम हुई है, उससे कोई ऐसा हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, फिर आप उसके ऊपर बात करेंगे। आपने बस एक तरीके से स्टेबल को एक्सप्लेन करना है कि सबसे ज्यादा फॉल किस में आया, सबसे ज्यादा राइस किसके अंदर आया, आपकी सबसे ज्यादा वेट किस चीज के अंदर है, वेटेज क्या है सबसे ज्यादा। ठीक है। और आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सेकंड नंबर पे हमारे पास हाउस होल्ड गुड के अंदर सबसे ज्यादा इंक्रीज आया 2.3%। ये भी नेसेसिटी है, जाहिर सी बात है, हाउस होल्ड गुड है। फिर उसके बाद कल्चर एंड रिक्रिएशन, हॉलीडेज फेस्टिवल्स वगैरह आती हैं, वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी के टाइम पे आके आ जाती है। तो इस पूरे टेबल को आपने एक्सप्लेन करना, बताना है कि हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, सबसे ज्यादा वेट किसका है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किस तरीके से रियल इनकम पे इफेक्ट पड़ा। Explain whether expansionary monetary policy is likely to increase prices and help Japan to achieve its target inflation of 2%। बेटा मॉनेटरी पॉलिसी, ये 6 मार्क का सवाल। आपने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बताई, आपने मनी सप्लाई बढ़ा के दिखाया, आपने बोला कि जी इस बंदे ने क्या किया है, इस बंदे ने बाय किए हैं बॉन्ड्स, बॉन्ड्स बाय किए हैं, ओपन मार्केट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है। जब वो बॉन्ड्स बाय कर रहा है तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, उसका पूरा केस आपने बता दिया। फिर आप बताएंगे कि यार ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है, कंक्लूजन देना है आपने, क्योंकि उसने बोला है कि बताओ क्या होगा कि नहीं होगा। आप बताएंगे जापान की इकोनॉमी के हिसाब से, जापान की इकोनॉमी के हिसाब से, ये इकोनॉमिक्स के हिसाब से आप बताएंगे कि यार इसने खुद बोल दिया कि यार मे नॉट येट मीट द इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 2%। ठीक है भाई, जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 2% फिक्स अमाउंट से है, बहुत ज्यादा से भी आ सकती है। सही है। तो उसने ये बात आपको पहले ही बोल दी, तो कंक्लूजन में आप ये बात को कर सकते हैं। Discuss whether all individuals and firms in Japan would benefit from a rise in the rate of inflation। बेटा एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन मैंने आपको शायद दिए हुए हैं, उसके एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन के। इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी बढ़ रही है, बूस्ट हो रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है। अगर तो मेरी डिमांड इन इलास्टिक है तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू आएगा, मेरा लोग जो है वो क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, मल्टीप्लायर इफेक्ट आपने बताना है। डिसएडवांटेज आप बताएंगे कि लोग जो है इम्पोर्ट्स पे जाना शुरू हो जाएंगे, लेंडर बोरोवर वाला केस बता देना, उनके ऊपर मसला आएगा। ठीक है। उसके अलावा आप बता देना परचेजिंग पावर जो है आपकी, रियल इनकम जो है वो गिर जाएगी। कंक्लूजन में आपने बताना है कि यार अगर तो एंटिसिपेटेड है तो उसके बेनिफिट ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेजेस, अच्छी बात है, फायदा होगा। लेकिन अगर तो अनएंटिसिपेटेड है तो नुकसान है। लेकिन क्योंकि उसने खुद बताया कि हम लोग पॉलिसीज ऐसी कर रहे हैं जिससे हमारे पास इन्फ्लेशन रेट बढ़े, तो एंटिसिपेटेड है, अपने को पता है कि पहले से क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, तो हम लोग उस हिसाब से जो है वो क्या बोलते हैं प्रोसीजर्स और अपने जो है वो
एम्स जो हैं वो उस हिसाब से हम लोग बना देंगे। ठीक है जी, कोई मसला? क्लियर है? समझ गए? बस ये केस स्टडी का इस तरह आपको आंसर लिखना आना चाहिए। अब आप जितनी भी कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, चलें क्लास ऑफ करें। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास थर्सडे को सेम ऐसे ही।